हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन वेज शेप्ड फिल्म। ये जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा, वो है वेज शेप्ड फिल्म। इससे अपन इंटरफेरेंस देख रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेती हूँ। आई होप इट इज डार्क। तो ये हमारा है यहाँ पे वेज शेप फिल्म जो है, उसकी वजह से इस बार अपन इंटरफेरेंस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है, इसमें ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, इसलिए उसको समझ लेते हैं। हमारे सबके पास वेज शेप का मतलब क्या होता है। इससे प्रीवियस केस में हमने जो थिन फिल्म ली थी वो इस तरह से थी। ओके, ये थिन फिल्म थी, यहाँ से लाइट आ रही थी, इधर जा रही थी, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होके, फिर यहाँ पर होके, फिर इस तरह से मिल रही थी। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरफेरेंस हमने देखा था। इस बार यहाँ पर ये जो थिन फिल्म हमने प्रीवियस ली थी, इसकी थिकनेस हर पॉइंट पे टी थी, राइट। इसकी थिकनेस किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए आप कितना थी, हमारे पास टी थी। बट अब हमारे पास ऐसा नहीं है। वेज शेप का मतलब होता है कि नीचे वाला सरफेस तो आपके पास इस तरह से है, लेकिन जो अपर वाला सरफेस है वो पैरेलल नहीं है, बल्कि वो इस तरह से है। ये बीच में जो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हमारा म्यू मीडियम फिल किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस ये जो वेज शेप होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो हमारे पास हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो जहां पर अपन कंसिडर करेंगे, सपोज यहाँ पर अपन टी लेंगे, तो ऑब्वियसली इसके पहले वो अलग थिकनेस होगी, उसके बाद में अलग थिकनेस होगी। ये हमारे पास जो है वो वेज शेप की फिल्म है। आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम विजिबल है आपको, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे पास वेज शेप फिल्म है, उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो हमारे पास है थीटा। ओके, ये हमारे पास है थीटा। तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। हमारे पास इंसिडेंट रे है ए बी। ओके, वो बी पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास गिरती है, और बी पॉइंट से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बी आर वन, एज यू कैन सी, बी आर वन डायरेक्शन में जा रही है, और जो रिफ्रेक्टेड रे है वो बी सी डायरेक्शन में जा रही है। बीसी में जाने के बाद सी पॉइंट पे फिर से इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। तो सी पॉइंट पे इसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सीडी डायरेक्शन में हमें मिल जाती है। तो सीडी डायरेक्शन में मिल गई, और डी पॉइंट पे बाद में फिर से इसका रिफ्रैक्शन होता है, और डी आर टू, ये जो लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, सी से डी और डी से आर टू, ये डायग्राम में आपको बिल्कुल सीधी दिख रही है, बट ये एक्चुअल में सीधी नहीं है। ये कुछ इस तरह से है, मतलब सी डी आपके पास ये है, और डी पॉइंट थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, अलग डायरेक्शन में जाता है। ये सी डी इस तरह से आगे चली जाएगी। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डी आर टू इसी डायरेक्शन को आगे मिलाने पर मिल रहा है, बट नहीं, वो डी आर टू फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास। जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम किस किस के बीच में देखेंगे, वो हम देखेंगे बी आर वन, है ना, और डी आर टू। ओके, हम किस किस के बीच में देखेंगे, बी आर वन एंड डी आर टू, इन दोनों के बीच में देखेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखो और क्या क्या पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, डी पॉइंट से लिया, और जो सामने वाली रे जा रही है बी आर वन, उस पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया, और वो नॉर्मल उसको कहाँ पे कट कर रहा है, एफ पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एफ पे आपका कितना एंगल बन गया, 90 एंगल बन गया। आई होप दैट इज क्लियर। और यहाँ पर जब इस बी पॉइंट पे आपका रिफ्रेक्शन हो रहा था, तो हमने यहाँ पर बी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सरफेस ही आपका ऐसे है, तो नॉर्मल तो आपके पास 90 एंगल पे बनेगा। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और वो नॉर्मल जो है उसके साथ इंसिडेंट रे ए बी कितना एंगल बना रही है, आई एंगल बना रही है। और इस ए बी के बाद जो रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन हमारे पास होती है बीसी लाइन। तो जो बीसी लाइन है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे थी ए बी, और ये हमारे पास हो गई बीसी। तो इसी नॉर्मल के साथ ये जो बीसी रे है वो कौन सा एंगल बनाएगी, आर बनाएगी। ये एरो करके आपको आर दिख रहा होगा, ये छोटा सा एंगल जो है यहाँ पे, ये हमारा आर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सी पॉइंट पे वो गई, और सी पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हुए। तो जो सी पॉइंट पे रिफ्रेक्टेड रे है वो हमने बनाई ही नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने सी पॉइंट पे जो रिफ्रेक्टेड रे है वो मैंने नहीं बनाई है। सिर्फ सी पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब ये सी पॉइंट है, नीचे सरफेस ऐसा है, तो कुछ पार्ट इसका नीचे निकलेगा और कुछ पार्ट ऊपर जाएगा। नीचे वाला पार्ट हमने ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान रखना। हमने सिर्फ रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट ड्रॉ किया है, और वो है सी डी। तो सी से लेके डी डायरेक्शन में चली गई, डी पॉइंट पे आगे जाके फिर से इसका रिफ्लेक्शन हुआ डी आर टू। अब ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो नॉर्मल है इसको आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था। और ये जो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, मैं इसको कलरफुल, आई जस्ट होप कि मुझे यहाँ पे कलर मिल जाए। तो मैं इसको ग्रीन से बना देते हैं। देखो, सपोज हम यहाँ पे इसको ग्रीन से बना देते हैं, जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है। और हमने क्या किया, इसी रिफ्रेक्टेड रे को
इसी रिफ्लेक्टेड रे ये यहीं पे खत्म हो जाएगी और आगे जाके किसी और डायरेक्शन में ये मिलती, आगे जाके सी पॉइंट से किसी और डायरेक्शन में निकलती, बट वो मैंने बनाई ही नहीं है। ध्यान रखना, सी पॉइंट पे जो आपका अपवर्तन हो रहा है वो वाली रे मैंने नहीं बनाई है। तो ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये ही अगर आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये सीधी आपके पास कहाँ तक जा रही है, मान लीजिए पी पॉइंट तक जा रही है। और जो डी पॉइंट पे हमारा रिफ्लेक्शन है वहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वो इसको कहाँ पे मिल रहा है, पी पॉइंट को मिल रहा है। सो अब हमारे पास थोड़ा सा एंगल समझते हैं। ओके, सो हमारे पास एंगल समझने के लिए देखो, हाँ आई आपके पास है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, मैं हाइलाइटर से यहाँ पे ले लेती हूँ। ये हाइलाइटर देखिए। सो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से समझिएगा, ये एंगल आपके पास आई है, ठीक है। और ये ए से लेके ये पूरी जो लाइन है आपके पास, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई और ये आपकी क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है कि जो इंसिडेंस एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल आई बन रहा है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है, इस तरह से आपके पास अगर ये एंगल आई होता है तो ये भी कितना होगा, आई। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आई होगा। सो मैं फटाफट उसको कर देती हूँ, किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये देखो, अगर ये आई है इसका मतलब ये एंगल जो होगा आपके पास वो भी कितना होगा, आई। और अगर ये एंगल आई है आपका, तो बिकॉज देखो ये वाला जो पार्ट था ये और यहाँ से यहाँ तक ये तो नॉर्मल था। नॉर्मल क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरह से तो वेज शेप्ड है और हमने यहाँ पे नॉर्मल डाला, और ये हमारे पास 90 है, उसमें से हमारी रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल गई और ये एंगल हम बोल रहे हैं आई है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना बचा आपके पास, 90 माइनस आई 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये कितना बचा, 90 माइनस आई 1। और यहाँ हमने 90 बनाया है और ये 90 माइनस आई 1 है, तो ये वाला एंगल जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये आपके पास कितना हो जाएगा, आई। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपका कि डी पॉइंट पे ये एंगल आपका आई बनेगा। अब हमने क्या किया, इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सामने डाला इस ग्रीन कलर की लाइन पे। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो कौन सी है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है फिल्म के अंदर, बीसी लाइन पे। बीसी लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला और वो बीसी लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ई पे आपका 90 एंगल बन रहा है। और इधर ये छोटा सा एंगल है, यहाँ पे हमने इसको इन्होंने एफ भी नाम दे दिया, तो हमारे पास जी कहीं नाम नहीं, मैं इसको जी नाम दे देती हूँ यहाँ पे, ये जी, मतलब आपका एंगल जी बी सी। जी बी सी आपको कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास देखो ये एंगल आर है, ये एंगल थीटा है, और ये बिल्कुल नॉर्मल जो आपने ड्रॉ किया था। सो आपके पास यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी टेक ब्लू कलर। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया दिस इज 90, ये मैंने ब्लू कलर वाला एंगल बनाया है। ये आपके पास कितना है, नॉर्मल है, सो 90 दिख रहा है। इस 90 में जब ये आर ऐड हो जाता है तो ये टोटल एंगल आपके पास कितना बन रहा है, 90 प्लस आर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, सो आपके पास यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास, ओके, ये एंगल हमारे पास है थीटा। आई होप आपको ये थोड़ा सा, हाँ, ये एंगल हमारे पास थीटा। और यहाँ पे हमारे पास अभी अभी मैंने आपको बताया ये कितना बन रहा है आपके पास, देखो 90 प्लस आर है टोटल एंगल, ये ई पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, नॉट ई, ये बी है, सॉरी, ये देखिए बी पॉइंट है आपका। और ये आपके पास टोटल एंगल बन रहा है 90 प्लस आर, और यहाँ आपके पास बन रहा है थीटा। तो ये सी पॉइंट का एंगल है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 प्लस आर प्लस थीटा, क्योंकि टोटल तीनों एंगल क्या होंगे, 180 क्या होंगे, जिसमें से दो एंगल आपके पास ये हो गए। सो 180 माइनस 90 कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा प्लस आर। अब ये कौन सा एंगल हुआ, ये सी पॉइंट का एंगल हुआ। तो मैं इसको कलर चेंज करके बनाती हूँ पर्पल कलर से। सो पर्पल कलर आपका कौन सा एंगल है, देखो ये वाला है ना, पर्पल लाइन जो है ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस आर। अगर ये पर्पल कलर वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस आर है, तो देखो इसी ग्रीन लाइन को आपने आगे बढ़ाया है और इसी ओसी लाइन को आपने आगे बढ़ाया है, तो आपका जो ये एंगल है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर ये 90 माइनस थीटा प्लस आर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस आर। और आपके पास यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो नीचे वाले ट्राइंगल में देखिए आप, अगर ये 90 माइनस थीटा प्लस आर है, ये 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा आपके पास, थीटा प्लस आर, जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये आपके पास थीटा प्लस आर आई होप हो चुका है। अब देखो हमारे पास
ये जो पर्पल कलर वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 माइनस थीटा प्लस आर। अब यहाँ पे आप देखिए एन पॉइंट से मैंने एक नॉर्मल डाला है, ठीक है, ये सीधा का सीधा जा रहा है और आपके पास इस डायरेक्शन में, मतलब ये पॉइंट सी है। तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए एक बार जो एन सी और ओ, ये ट्राइंगल देखिए एक बार, ट्राइंगल एनसीओ, एनसीओ बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, और उसमें से ये पर्पल कलर वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा प्लस आर। इसका मतलब जो रिमेनिंग एंगल रहा यहाँ पे, जो कि मैं कौन से डायग्राम से ड्रॉ करूं, पिंक कलर से, तो इसका मतलब देखिए अगर ये आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस आर, तो ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये पिंक कलर से जो ड्रॉ किया है, ये आपके पास कितना बचा, पिंक कलर वाला आपके पास बचा थीटा प्लस आर। ठीक है, सो पिंक कलर वाला एंगल अगर आपके पास थीटा प्लस आर है, तो नॉर्मल जो है हमारा एनसी, उस एनसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना एंगल बन रहा है, थीटा प्लस आर, तो राइट साइड में कितना बन रहा है, थीटा प्लस आर। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पे आपका हो रहा है रिफ्लेक्शन, और ये ग्रीन कलर वाली लाइन आई सी पे गिरी और किस डायरेक्शन में निकल गई, सी डी में। तो बेसिकली ऐसी पिक्चर बन रही है कि ये आपके पास ओसी लाइन है, ये रहा ओसी आपके पास है, सी पॉइंट पे कोई रे आई, ठीक है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये एंगल हमने अभी अभी निकाला है, कितना है, थीटा प्लस आर, और ये आपके पास रे आई और सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये इधर चली गई, कौन सी डायरेक्शन में, सी डी। तो रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि जो आपके पास इंसिडेंट एंगल होगा वही आपके पास रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो थीटा प्लस आर अगर नॉर्मल से बन रहा है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस आर। तो यहाँ पर देखो ये एरो बना हुआ है और ये एंगल आपको थीटा प्लस आर समझ में आ गया होगा, ये इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल बना रहा है। थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिएगा या स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। सो हमारे पास ये भी आर प्लस थीटा हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल आर कैसे आया, डी पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है, कौन सा, ओ ई और सी, ठीक है। इस ओ ई सी में आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ई पॉइंट पे आपका ये जो स्मॉल आर एंगल बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बनाती हूँ, एक मिनट। ये मेरी लाइन थी कौन सी, ओ, और यहाँ पे मेरा हो रहा है बी पॉइंट और यहाँ पे मेरा आ रहा है डी पॉइंट, ठीक है। इस बी पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया, ओके। और हमारी ये ग्रीन कलर वाली लाइन जो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये लो, ये ग्रीन कलर वाली लाइन, और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है आर। तो जाहिर सी बात है, अब आपने क्या किया, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला सामने, जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पे। पिक्चर से मैच करते जाइएगा, ये ई पॉइंट है। अगर ये आपका आर है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। और बिकॉज ये 90 है और ये 90 माइनस आर है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना बचेगा, आर बचेगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ किया हुआ आर। सो आई होप ये वाला आर आपको समझ में आ गया है। तो ये आई क्लियर हो चुका है, ये आर क्लियर हो चुका है, आर प्लस थीटा, सारे एंगल जो डायग्राम इस अब पूरी पिक्चर में जो एंगल बने हुए हैं, वो सारे एंगल आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो आपके पास ये वाला एंगल जो है वो आर प्लस थीटा है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ एंगल्स जो हैं वो ये जो ट्राइंगल है कौन सा, सी डी पी, ट्राइंगल देखिए एक बार, सी डी और पी, इस ट्राइंगल के अंदर ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड हुआ है। अब ये जो दो ट्राइंगल है ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे सिमिलर हम पता करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एंगल, दो एंगल बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और पता करनी है, देखो आपके पास यहाँ पर मैं लाइन बनाती हूँ, ये मेरी लाइन है ओ और यहाँ पे मेरा था सी, ठीक है। और सी पॉइंट पे बिल्कुल मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये पॉइंट मेरा था एन, है ना, एन सी आपका नॉर्मल बनाया हुआ जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। एक लाइन आपके पास बिल्कुल सीधी इस तरह से जा रही है, ठीक है, और बिल्कुल वर्टिकल लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही है जो आगे जाके पी पॉइंट पर कट कर रही है। ये देखो पी वाली डीपी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये सी आगे जाके यहाँ कट कर रहा है, ये डीपी और एनसी पैरेलल दिख रहा है आपको, एनसी लाइन और डीपी लाइन दोनों वर्टिकल है, पैरेलल है। और पैरेलल का हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेलल रेज में सेम होता है, ऑल्टरनेट एंगल। और ये एंगल आपके पास कितना है, आर प्लस थीटा। अब अगर ये आर प्लस थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर प्लस थीटा। यानी कि आपका यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर प्लस थीटा। और नीचे वाला आर प्लस थीटा हमने प्रूव किया ही था। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब ये आपका कैसा हो गया, ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसकी दो साइड सेम, दो एंगल सेम हो गए। अब हमें पता है ना किसी ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये वाली जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आपके पास आर प्लस थीटा और आर प्लस थीटा सेम है, इसका मतलब
ये वाली जो लाइन ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपके पास, वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों सेम हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, और ये बीच वाली जो लेंथ है वो कॉमन है, यानी कि ये ऐसे दो ट्राइंगल है जिनकी सारी साइड्स इक्वल है। कैसे आपके पास इस तरह से ट्राइंगल बन रहे थे, ये तो दोनों में कॉमन है, ये हमने अभी बराबर कर दी, ये एंगल भी हमारे पास दोनों सेम हो गए, ये दूसरा एंगल भी दोनों सेम हो गया, तो बचा हुआ एंगल भी आपके पास सेम है और बची हुई साइड भी आपके पास क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि इस ट्राइंगल में सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे डबल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन का मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके पास क्या है, सेम है। सो ये इसकी थी ज्योमेट्री पूरी। और इस ज्योमेट्री के बाद में हम क्या करेंगे, इसका अब हम निकालेंगे यहाँ पर पाथ डिफरेंस। ये तो सिर्फ मैंने ये जो एंगल बराबर कर रखे हैं इस डायग्राम में वो आपको बताए थे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार वापस इमेज को लेते हैं और बाद में इसके अंदर हाँ, अब हमारा यहाँ पे आगे का डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का। सो अब पाथ डिफरेंस थोड़ा सा आपको देखना है। पाथ डिफरेंस किस किस के बीच में निकालेंगे हम, BR1 और DR2। तो BR1 और DR2 में, जैसा मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, थिन फिल्म के अंदर हम क्या करते हैं, D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं F, तो आगे जाके F पे मिलता है। इसका मतलब F के बाद वाला पार्ट जो कि FR1 है और DR2 है, ये तो लाइन आपके पास सेम हो जाएगी। क्यों सेम हो जाएगी, अगर आपके पास इस तरह से रे जा रही है, मान लीजिए आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर के बाद वाली जो डिस्टेंसेस होगी वो तो दोनों रे सेम ट्रेवल करेगी, तो एक्स्ट्रा आपके पास बस ये वाला हिस्सा ही आया एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि DR2 और FR1 वाला पोर्शन तो दोनों का सेम है, तो इसके अंदर और इसके अंदर सेम हो जाएगा ये हिस्सा, राइट। आपके पास FR1 और DR2 तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें ये पाथ डिफरेंस इसकी वजह से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाली रे का टोटल पाथ कितना है। ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी वो भी हमारे पास इंसिडेंट रे है तो वो कॉमन है। तो बी पॉइंट से बी एफ, यानी कि जो पहले वाली रे है, कौन सी, ये R1 वाली रे है, इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, इसने तो ट्रेवल करी है BF। और जो DR2 वाली डिस्टेंस है उसने DR2 के अलावा कौन सी लंबाई ट्रेवल करी है, बी पॉइंट से शुरू होके ये तो निकल गई BF डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप टोटल पाथ देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले वाली रे है उसका पाथ कितना हो जाएगा, BF प्लस FR1, ये तो पहले वाली रेखा हो जाएगा। और दूसरे वाली रेखा क्या हो जाएगा, ये पहले गई BC पे, फिर ये गई CD पे और फिर ये गई DR2 पे, यानी कि इसका जो पाथ है टोटल वो आपके पास कितना हो जाएगा, BC प्लस CD प्लस DR2। जैसा कि मैंने बताया था कि FR1 और DR2 तो सेम है, तो दोनों में कैंसिल आउट कर दो, यानी इसने एक्स्ट्रा पाथ कितना किया, BC प्लस CD, लेकिन इसने फिल्म के अंदर किया है इसलिए हम इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो BF डिस्टेंस है वो आपकी एयर में ट्रेवल की गई है, इसे हम म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ जाता है, म्यू टाइम्स BC प्लस CD, यानी कि दूसरे वाली रे ने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया है माइनस, और इसका कितना आ जाएगा, BF। ये पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि एक किरण ने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया है माइनस दूसरी वाली ने कितना किया है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो हमारे पास ये हो जाता है BF। अब आप क्या कर सकते हैं, इस जो BF है आपके पास, इस BF को यहाँ पे ट्राइंगल देखिए कौन सा, BFD, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारा काम है BC प्लस CD और BF की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर BF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो BF की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हाँ, हमारे पास स्नेल के लॉ से हम जानते हैं म्यू हमारे पास होता है साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, साइन I देखिए एक बार, ट्राइंगल कौन सा ले रही हूं मैं, ट्राइंगल BFD, ट्राइंगल BF और D। इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे देखो ये I बन रहा है, अगर ये I है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, सामने वाली लंबाई मतलब BF और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का कितना है, BD। तो साइन I की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, BF डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, अपॉन साइन आर आपके पास कितना हो जाएगा, तो साइन आर हम कहाँ से निकाल रहे हैं, साइन आर हम निकालेंगे ट्राइंगल BED से। देख लीजिए बार आपके पास B यहाँ है और E पॉइंट पे आपके पास 90 बन रहा था और यही आपके पास D है, क्योंकि ये एंगल देखो R है आपके पास, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, साइन आर के सामने वाली लेंथ कौन सी है, BE, ये आपके पास है BE।
ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर कितना हो, 90 के सामने, 90 के सामने BD बन रहा है, तो ये आपके पास BD हो जाएगा। BD से BD कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें BF चाहिए, तो BF की वैल्यू आपके पास आ गया म्यू टाइम्स BE। आपके पास ये वैल्यू आ जाती है म्यू टाइम्स BE, तो ये BF उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये म्यू टाइम्स BE आ जाएगा, और फिर इक्वेशन 1 में म्यू कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू सब में से कॉमन आ जाएगा BC प्लस CD माइनस BE। ठीक है, अब देखो BC और CD, सो डायग्राम में देखिए आपके पास BC आपके पास ये रही, और CD, अच्छा CD जो है उस CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू CP, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है आपके पास इस ट्राइंगल में, तो आप क्या कर सकते हो, CD को आप क्या लिख सकते हो, CP लिख सकते हो, तो ये आपके पास आ जाता है म्यू BC प्लस CP माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास BE। BC और CP को ऐड करते हैं, आप डायग्राम में देखिए एक बार, ये रहा आपका BC है ना, यहाँ B पॉइंट से C पॉइंट तक, और फिर C पॉइंट से P पॉइंट तक, तो BC प्लस CP कितना आ रहा है, BP के इक्वल आ रहा है, तो BC और CP मिलके क्या हो जाएगा, BP हो रहा है आपका, सो ये आपका आ रहा है म्यू टाइम्स BP माइनस BE। अब आप देखिए पूरा बीपी, ये रहा बीपी पूरी लेंथ है, उस पूरी लेंथ में से आपने बीई को माइनस कर दिया, बीई को माइनस कर दिया, ये इतनी सी लेंथ, तो बीई को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, ईपी बचेगा, सिर्फ ईपी बचेगा, सो म्यू टाइम्स आपका आ रहा है ईपी। ओके, ये आपका बन रहा है ईपी। अब वापस ट्राइंगल में आ जाओ, ईपी की वैल्यू हमें निकालनी है, ईपी, तो आप जल्दी से एक बार यहाँ पर ट्राइंगल देखिए, ई पे मेरा 90 बन रहा है, तो डी ई पी, ट्राइंगल कौन सा ले रही हूं मैं, डी ई और पी, ट्राइंगल DEP, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ई पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, तो ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा एक बार, ट्राइंगल DEP मेरा यहाँ बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल आ रहा है आपके पास, ये ई पॉइंट पे हमारा 90 बन रहा है, ये डी है हमारा, और ये पी है, पी पॉइंट का एंगल देख लीजिए आपके पास कितना बन रहा है, आर प्लस थीटा, ये आपके पास कितना है, आर प्लस थीटा, तो यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं कि कॉस आर प्लस थीटा कितना होगा, तो कॉस आर प्लस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका बेस जो कि कितना है ईपी अपॉन हाइपोटेनियस जो कि कितना है डीपी, तो यहां से आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ईपी की, जो कि कितनी है आपके पास, डीपी कॉस आर प्लस थीटा, डीपी कॉस आर प्लस थीटा, तो यहां आ जाएगा आपके पास म्यू डीपी कॉस आर प्लस थीटा। अब डीपी की वैल्यू देखिए एक बार डायग्राम में, ये आपका जो डीपी है, सपोज इस थिन फिल्म की जो थिकनेस है वो यहां से यहां तक टी है, थिन फिल्म इस जगह डी पॉइंट पे आपके पास इसकी जो थिकनेस है मान लीजिए वो कितनी है, टी है, बट बिकॉज हमने देखा ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल है, तो आप इस डीपी को क्या लिख सकते हो, टी प्लस ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, टी, तो 2t आ सकता है, तो डीपी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा म्यू, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी कॉस, और ये आ जाएगा आपके पास आर प्लस थीटा, तो पाथ डिफरेंस आपके पास कितना आ जाता है टोटल, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, ये हमारे पास वेज शेप की फिल्म से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, लेकिन थिन फिल्म में मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो स्टोक का लॉ होता है, स्टोक का लॉ क्या कहता है कि अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम की बाउंड्री से होता है तो एक्स्ट्रा लेमडा बाय 2 का पाथ आता है, तो आपके पास थिन फिल्म इस तरह से थी, एक रे तो आपकी ऊपर से पहुंची है पहले वाली, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके नीचे म्यू मीडियम है यानी डेंसर मीडियम है, तो इस वाली जो रे है उसके पास एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी ये लेमडा बाय 2, और इसके बाद एक रे आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मिली थी इस पॉइंट से, तो ये आपके पास इसके नीचे एयर है, और एयर का मतलब आपके पास डेंसर मीडियम नहीं है, तो इस वाली रे के पास लेमडा बाय 2 नहीं आएगा, बट क्योंकि हमने जब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था तो हमने इस वाली रे का पाथ माइनस इस वाली रे का पाथ किया था, मतलब नीचे वाली रे का टोटल पाथ पहले लिया था हमने और उसमें से ऊपर वाली के पाथ को माइनस किया था, इसलिए हमारे पास जो डेल्टा आएगा फाइनली, सपोज इसे हम डेल्टा 1 बोल देते हैं, तो फाइनल पाथ डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा, इस डेल्टा 1 में से आपको लेमडा बाय 2 और माइनस करना पड़ेगा, सो आपके पास ओवरऑल पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस
λ/2। ये हमारे पास फाइनल जो है आपका पाथ डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाता है, तो वही सेम टू सेम हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लेनी है। तो हमें अगर ब्राइट फिर चाहिए कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जो पाथ डेल्टा होना चाहिए वो n लेमडा होना चाहिए। तो आपके पास 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस λ/2 मस्ट बी इक्वल टू n लेमडा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा बाय आर आपके पास आ रहा है n प्लस हाफ लेमडा। तो ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ध्यान रखना इस कंडीशन पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी। सिमिलरली अगर डार्क फ्रिंज बनवानी है तो इस n की जगह हम क्या करेंगे, देखो 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस λ/2 का हम क्या करेंगे, n-1/2 लेमडा के इक्वल कर देते हैं। λ/2 से λ/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, n लेमडा। तो ये ध्यान रखना डिस्ट्रक्टिव की होगा, ये डिस्ट्रक्टिव का होगा, यानी कि इस कंडीशन पे आपके पास डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। सो सपोज आपके पास इस तरह से वेज शेप की फिल्म बन रही थी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है थिकनेस है TN और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फ्रिंज बन रही है TN+1। ओके, हमारे पास मान लीजिए, और ये जो फ्रिंजेस बन रही है यहाँ पे 0 से जो NV फ्रिंज बन रही थी, मान लीजिए NV, हम डार्क फ्रिंज काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास NV डार्क फ्रिंज है और ये हमारे पास N+1 भी डार्क फ्रिंज है। ओ पॉइंट से मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो XN है और उसका डिस्टेंस है XN+1, ठीक है। हमारे पास ये, तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ होती है, मैंने बताया था आपके पास फ्रिंज विड्थ का फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एक फ्रिंज बनी है, ओके, और उसके जस्ट अगले वाली जो फ्रिंज है उन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो फ्रिंज विड्थ होती है। इसका मतलब ये दोनों के बीच की जो दूरी है दिस इज बीटा, और ये बीटा हमारे पास क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। सो डायग्राम से आपको दिख ही रहा है कि बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, XN+1 माइनस XN। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस डायग्राम से अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा निकालो। सो टेन थीटा आपके पास कितना हो रहा है, अगर छोटे वाले ट्राइंगल में देखो तो आपके पास आ रहा है TN/XN। तो यहाँ से आपके पास TN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XN tan थीटा। सिमिलरली बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे तो आपके पास TN+1 की वैल्यू आ जाएगी XN+1 tan थीटा। ओके, तो दोनों में से माइनस कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो XN+1 माइनस XN और आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। और ये वाली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, बीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, TN+1 माइनस TN/tan थीटा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास, हमने देखा था कि जो एन हम यहाँ पे डार्क फ्रिंज ले रहे हैं दोनों ही, तो अगर डार्क फ्रिंज ले रहे हैं तो डार्क फ्रिंज के लिए हम जानते हैं कितना होता है, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n लेमडा। हमारे पास nth डार्क फ्रिंज की कंडीशन ये बन रही थी। ओके, सपोज इफ I इज इक्वल्स टू 0, अगर मान लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस होता है हमारे पास, है ना, यानी अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में ही कोई वेव आती है तो आपके पास इंसिडेंट एंगल 0 होता है। और जब हमने देखा है कि अगर I 0 होता है तो आपके पास R भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि कोई भी अगर बाउंड्री है वहां पे सीधी कोई रे आई तो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो अगर I 0 होता है तो R 0 है। तो इस कंडीशन में अगर हम लेते हैं I 0 तो हमें क्या मिलेगा, R 0 हो जाएगा। और जब R 0 हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, 2 म्यू TN ले रही हूँ मैं क्योंकि एन भी फ्रिंज बनानी है हमें, और सिंपली cos थीटा आ जाएगा, हमारे पास cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n लेमडा आ जाएगा। सिमिलरली N+1 वाली के लिए क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी N+1, और यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा N+1 लेमडा। पूरी एक्सप्रेशन में बस n की जगह N+1 कर दिया। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 2 में से 1 माइनस कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, 2 म्यू कॉमन आ जाएगा, TN+1 माइनस TN इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। अब जो हमारे पास यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर ए, यहाँ पे आपके पास TN+1 माइनस n की वैल्यू है, किसके इक्वल है, बीटा tan थीटा। तो ये जो TN+1 माइनस TN है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बीटा tan थीटा। सो 2 म्यू बीटा
टेन थीटा टेन थीटा साथ में आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू लेमडा। टेन थीटा कितना होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस में ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या बचेगा टू, ये सिर्फ साइन थीटा बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा। हमें बीटा निकालना था, बीटा का फॉर्मूला आ गया लेमडा अपॉन टू म्यू साइन थीटा। सपोज जो फिल्म हम ले रहे हैं वेट शेप वाली फिल्म इस तरह से, ये बहुत ही पतली है, अगर ये बहुत पतली होगी तो थीटा क्या होगा बहुत छोटा होगा, और जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सिंपली थीटा। उस कंडीशन में बीटा आपके पास कितनी आएगी टू म्यू थीटा। तो ये आपके पास फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास इस फिल्म के अंदर एक और चीज आती है और वो आती है, जैसे हमने थिन फिल्म के अंदर हेडिंजर फ्रिंज पढ़ी थी, वैसे ही इसमें आती है हमारे पास फिजो फ्रिंज। ओके, FIZEAU फ्रिंजेस। ओके, फिजो फ्रिंज। फिजो फ्रिंजेस क्या होती है हमारे पास, ये होती है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस, समान मोटाई की फ्रिंजेस। हमने कल थिन फिल्म के अंदर देखा था कि अगर हमारे पास सोर्स से फिल्म के ऊपर सेम एंगल पर गिरने वाली जो लाइट है, जब उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे हमें मिलती है और वो जो फ्रिंजेस बनाती है उन सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है ना, आपतन कोण सबका समान होता है, तो उसे हम सम आनत फ्रिंजेस कहते थे या हेडिंजर फ्रिंजे कहिए। वेज शेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम समान मोटाई वाली फ्रिंजेस लेंगे। समान मोटाई मतलब सपोज इस पॉइंट से आपने रिफ्लेक्शन करवाया है, तो इस पॉइंट पे जितनी भी रे गिरेगी वो सबकी सबकी थिकनेस आपके पास, फ्रिंजेस की जो थिकनेस आएगी वो आपके पास कितनी आएगी सेम थिकनेस आएगी। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ ये मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो पाथ डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था टू म्यू टी कॉस थीटा, थीटा प्लस आर आ रहा था, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमारे पास हमने आई को जीरो कर दिया तो हमारे पास कितना आ रहा है थीटा। तो पाथ डिफरेंस आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है टी पे। तो अगर हम ऐसे सारे पॉइंट्स जहां पर ये टी आपके पास सेम है तो उन सबका पाथ डिफरेंस भी आपके पास क्या रहेगा सेम रहेगा, राइट। तो हमारे पास उस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी वो फ्रिंज कैसी बनेगी, वो उन सारे पॉइंट को मिलाना पड़ेगा अपन को जिन पॉइंट के लिए हमारे पास टी क्या था सेम था। टी सेम होने पर तो हमारे पास क्या है कि जो पाथ डिफरेंस है वो बिकॉज टी पे निर्भर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे जितनी भी लाइट यहाँ पे गिराएंगे तो जो जिन सारे पॉइंट्स के लिए हमें टी सेम मिलेगा उन सारी रेस को हम एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेंगे और उनकी वजह से जो फ्रिंजेस आएगी उस फ्रिंज को हम क्या बोलेंगे समान मोटाई की फ्रिंजे बोलेंगे, क्योंकि सबके लिए क्या हमारे पास था टी सेम था। और यहाँ दूसरे पॉइंट पे करोगे तो दूसरी फ्रिंज बन जाएगी क्योंकि यहाँ टी चेंज हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास टी बदल जाएगा। तो जहां पर आपके पास टी सेम है, टी सेम रखते हुए वो सारी लाइट की वजह से जो फ्रिंजेस बनेगी हमारे पास उन्हें हम समान मोटाई की फ्रिंजे या फिर फिजो फ्रिंजे बोलेंगे, क्योंकि वो टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इन्हें दैट्स इट। ये आप एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फिजो फ्रिंज में और हेडिंजर फ्रिंज में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंजर में हम आई सेम रखते हैं, इंसिडेंट एंगल सबका सेम रखते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होता है टी सेम रखते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। सो ये था हमारा वेज शेप्ड फिल्म। थैंक यू सो मच एवरीवन।